अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल कुछ बातें बहुत जोर शोर से कही जा रही है जिनमें जाति, आबादी, हक, गरीबी, आरक्षण, अगड़ा, पिछड़ा शब्द बार बार लिए जा रहे हैं। इन सब शब्दों का मतलब है 2024 से अगले आम चुनाव के एजेंडा से। जाहिर है सबका निशाना इस चुनाव में अपनी सियासी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगा। नारा भी दिया जा रहा है, जितनी आबादी उतना हक। बिहार जातिगत जनगणना कराने वाला पहला प्रदेश जो बना है, उसके मुताबिक बिहार में 13 करोड़ की आबादी में अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी, अगर पिछड़ा वर्ग मिला दिया जाए और अति पिछड़ा वर्ग मिला दिया जाए तो लगभग 61% के आसपास यह आंकड़ा बैठता है। अति पिछड़ा वर्ग 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.67%, अनारक्षित या जनरल 15.52%। अब यही मांग अब पूरे देश में उठ रही है। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। हर राज्य में विपक्षी दल, खासकर INDIA गठबंधन वाले, इसकी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश में एक नया किस्म का खेल खेला जा रहा है। देश को जातियों के खांचों में बांटने का खेल हो रहा है और ये दलील दी जा रही है कि इससे सबको उनका हक मिलेगा, सियासी भागीदारी मिलेगी। इस खबर पर विस्तार से बात करने से पहले मैं आपके सामने देश का नक्शा रखना चाहती हूँ। ये देश का नक्शा है जिसमें सीएम जो है वो किस कैटेगरी से आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि देश का सीएम और पीएम कौन है ये उसकी काबिलियत से तय होना चाहिए, वो किस जात का है उससे नहीं, लेकिन सियासत का तकाजा है और इसीलिए आपको ये दिखाना जरूरी है। ये देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में हेमंत सोरेन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान में अशोक गहलोत, MP में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, कर्नाटक में सिद्धारमैया, तमिलनाडु में स्टालिन, केरल P विजयन, आंध्र प्रदेश YS राजशेखर रेड्डी, तेलंगाना K चंद्रशेखर राव, ओडिशा नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर में N बीरेन सिंह, मेघालय में कॉनराड संगम, मिजोरम में जोरमथांगा, त्रिपुरा में माणिक साहा, नागालैंड में नेफ्यू रियो, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, पुडुचेरी में N रंगासामी, गोवा में प्रमोद सावंत। मतलब देश की आबादी में सबको हिस्सा मिला है, कोई जाति, कोई समुदाय छूटा नहीं है। जहां जनता ने जिस काबिल समझा उस पर भरोसा किया और उसे सत्ता सौंपी। और यहां पर जो हम आपको सीएम दिखा रहे थे उसमें वो कैटेगरी भी बता रहे थे कि ओबीसी है, कि जनरल है, कि पिछड़ी जाति है। ये वक्त की विडंबना है, लेकिन जब बात निकली है तो ये बताना जरूरी है कि देश की राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा वर्ग से है। इसी तरह देश को चलाने वाले मंत्रियों की अगर बात करूं तो नरेंद्र मोदी सरकार में 78 मंत्रियों में 27 ओबीसी है, 12 अनुसूचित जाति है, 8 आदिवासी है, 11 महिलाएं और 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि सबको हक मिला, आदिवासी को मिला, ओबीसी को मिला, दलितों को मिला, अल्पसंख्यकों को हक मिला और सबसे बड़ा हक गरीब को मिला। इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है।
लेकिन पूरे देश में जातिगत जनगणना को विपक्ष वो जादुई फॉर्मूला बता रहा है जिसमें पलक झपकते ही देश की सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। कोशिश ये है कि 2024 में बीजेपी और पीएम मोदी का रास्ता इसी फॉर्मूले से रोका जाए। असलियत है ये, और इसीलिए जरूरी है कि जो लोग जातिगत जनगणना के बहाने ओबीसी वोटों को लामबंद करना चाहते हैं, उन्होंने खुद इन वर्गों का कितना भला किया है अब मैं आपको प्रूफ के जरिए दिखाती हूं। अब तक देश में कुल 771 मुख्यमंत्री हुए, जिनमें से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया, तो सबसे ज्यादा 250 सीएम कांग्रेस से बने, 68 सीएम बीजेपी से बने और बाकी 153 सीएम ऐसे हैं जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दल से रहे हैं। सब पार्टियों के सीएम की उनकी कास्ट या कैटेगरी के हिसाब से अगर तुलना करें तो बीजेपी से सामान्य वर्ग से 42 जो है वो सीएम आए हैं, कांग्रेस से 191 और बाकी पार्टियों से 98 सीएम बने हैं। ओबीसी से बीजेपी के 21 और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से 43 सीएम बने हैं। इसी तरह दलित सीएम में कांग्रेस ने और गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी दलों ने 6 सीएम बनाए। बीजेपी ने 5 आदिवासियों को सीएम बनाया, कांग्रेस ने 10 और बाकी दलों ने 6 आदिवासियों को सीएम बनाया। आज जो लोग जिसकी जितनी आबादी उतना हक का नारा बुलंद कर रहे हैं, वो उनकी कथनी और करनी को देखना भी जरूरी है। किस पार्टी ने किस वर्ग से कितने सीएम बनाए, इसका आंकड़ा आपने देखा। बीजेपी के अब तक के कुल सीएम में से 30.9% या 31% ओबीसी के रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक के सबसे कम यानी केवल 17.2% सीएम ओबीसी वर्ग से बनाए हैं और बाकी गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा दलों ने 28% सीएम ओबीसी से बनाए हैं। मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां ओबीसी के नाम पर सत्ता में आई, उनका आंकड़ा भी बीजेपी से कम है और कांग्रेस ने तो बीजेपी की तुलना में करीब आधे सीएम ही ओबीसी से बनाए हैं। क्या ये सब शोर करके हुआ? किस पार्टी ने किस वर्ग से कितनी भी संख्या में सीएम बनाए, उनका आंकड़ा आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो लोग जिन्होंने सबसे कम चेहरों के रूप में ओबीसी का इस्तेमाल किया या ओबीसी को आगे बढ़ाया, वो आज ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिन्होंने सबसे ज्यादा सीएम बनाए, उन्होंने तो इस तरीके से समाज को नहीं बांटा, हर किसी को उसका हक मिला, जाति की दीवारें नहीं खींची। हमने कल बताया था कि किस तरह केंद्र की योजनाओं में बिना जाति पाति देखे लोगों तक फायदा पहुंचाया जाता है। मतलब बदलाव आ रहा है, लेकिन समाज की सहमति से। एक बात और, बिहार की जिस जातिगत जनगणना से यह मुद्दा सुर्खियों में है, उस पर एक दिलचस्प आंकड़ा आया है। एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817 टू 1920, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड के जो लेखक हैं, IIM अहमदाबाद में फैकल्टी मेंबर हैं चिन्मय तुम्बे, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े और साल 1931 में आखिरी बार हुई जातिगत जनगणना के आंकड़ों की तुलना की, जिससे यह पता चला कि बिहार की आबादी 1931 में 2,40,00,000 जो थी, वो 2023 में बढ़कर 13 करोड़ हो गई। लगभग 93 साल में बिहार की जनसंख्या लगभग 5.5 गुना की रफ्तार से बढ़ी। इनमें 1931 में हिंदू 85.2% थे, जो 2023 में घटकर करीब 82% रह गए। 1931 में मुस्लिम 14.6% थे, जो अब 17.7% है। देखिए, घटता बढ़ता आंकड़ा आप देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। मतलब तब हिंदू और मुस्लिम दोनों की सम्मिलित आबादी 99.8% थी, जो अब 99.7% है। इनमें जिन जातियों की संख्या घटी है, वो कौन कौन सी है, उस पर गौर कीजिएगा। ब्राह्मण 5.5 से 3.7 हो गए, राजपूत 5 से 3.5% हो गए, कायस्थ 1.3 से 0.6% हो गए, भूमिहार 3.6 से 2.9 हो गए, कुशवा 5 से 4.2 पर पहुंच गए, कुर्मी 3.3 से 2.9 रह गए। जबकि जिन जातियों की संख्या बढ़ी, उनमें कौन कौन थे? यादव
जो 12.7 से 14.3 हो गए। बनिए जो 0.6 से 2.3 हो गए। केवट 0.1% का उनमें बढ़ोतरी हुई है। मल्लाह 1.9% से 2.6% हो गए हैं। प्रजापति 1.2 से 1.4, बढ़ई 1 से 1.5, मोची रविदास जो है वो 4.6 से 5.3, दुसाद, धारी, दरही 5.1% से 5.3%। और उसके बाद आप देख सकते हैं मुसहर, पासी, ये वो आबादी है जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है नंबर्स में। यहाँ दो बातें ध्यान देने लायक है, वो बहुत खास है। पहली बात तो ये कि बिहार की जनसंख्या इन 100 सालों में लगभग स्थिर रही, और दूसरी बात यहाँ से माइग्रेशन यानी पलायन जारी रहा, वो कभी नहीं थमा। चिन्मय तुम्बे ने एक बात और बताई, उस समय बिहार ओडिशा का ही हिस्सा हुआ करता था, तो उस हिसाब से 1931 में बिहार के 10 जिले और मौजूदा बिहार के 10 जिलों की जो जनसंख्या है उनके आंकड़े मैच करते हैं 99%। यानी उस वक्त जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जातिगत जनगणना हुई थी, उस समय बिहार ओडिशा का ही हिस्सा हुआ करता था। तो 1931 में आज जो बिहार है और उस वक्त जो बिहार ओडिशा का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ के 10 जिले और मौजूदा बिहार के 10 जिलों का आंकड़ा जनसंख्या को लेकर 99% मैच करता है। मतलब इन 93 साल से ये जिले वहीं के वहीं खड़े हैं। जो पार्टियां जातिगत जनगणना का जोर शोर से डिमांड आज उसका झंडा बुलंद किए हुए हैं, उनमें से ज्यादातर एक पैटर्न के तौर पर काम कर रही है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है, इनमें से ज्यादातर पार्टियां वो है जिनके अध्यक्ष या कर्ता धर्ता वो नेता हैं जिन्हें सियासत विरासत में मिली है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अपना दल, एसबीएसपी, वीआईपी, निषाद पार्टी, हम, जितन राम मांझी की, डीएमके और इनके अलावा भी बहुत सी पार्टियां हैं। इनमें से कुछ पार्टियों को छोड़कर सब किसी ना किसी जाति की नुमाइंदगी करते हैं। नेता ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन सब के पास एक निश्चित वोट बैंक है। उन्हें ये भरोसा है कि उनका वोट बैंक उनके साथ रहेगा। वो इस वोट बैंक के जरिए दूसरी पार्टियों से मोलभाव करते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं लगता कि इससे उनकी जाति का कोई भला हुआ है। उनका पर्सनल भला जरूर हो गया होगा, लेकिन उनकी जाति का कोई भला हुआ है लगता नहीं है। ज्यादातर कर्ता धर्ता अपने बेटे या बेटी या रिश्तेदारों में ही सारे पद बांट देते हैं। लेकिन जातिगत जनगणना में इन पार्टियों के अंतर विरोध सामने आ गए। आज कांग्रेस के दो नेता अभिषेक मनु सिंघवी, आचार्य प्रमोद कृष्ण अपनी पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेते नजर आए। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी बाद में पलट भी गए। मतलब पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए भले ही देश को जातिवाद की आग में झोंकने की कोशिश करें, लेकिन उनके अपने ही लोग इस एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि देश में हर चीज अगर जाति से ही तय होने लगेगी तो फिर योग्यता का क्या फायदा, बताइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग पिछड़े हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए, ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि नारा जितनी आबादी उतना हक नहीं, बल्कि जितनी मेहनत उतना हक होना चाहिए।